जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जनहित इंडिया पर आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे कर्नाटका के उस संकट पर। दोस्तों आपने सही सुना है, कर्नाटका में संकट है और संकट है कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार पर। वो कांग्रेस जिसने अपनी राजनीतिक जमीन लगभग हिंदी भाषी राज्यों से गंवा दी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, लगभग हिंदी भाषी राज्यों, उत्तराखंड से भी अपनी सरकारें गंवा चुकी हैं। आज उस कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा किला बचा हुआ है कर्नाटका, जो कि कांग्रेस शासित सबसे बड़ा राज्य है, जो कि साउथ इंडिया का द्वार भी है। मित्रों, उस कर्नाटका के राज्य में अब कांग्रेस की सरकार, जो कि पूर्ण बहुमत में है, 135 सीटों के साथ कांग्रेस ने कर्नाटका विधानसभा चुनाव जीता था। जीती हुई सरकार अब उनके हाथ से जाने वाली है। दोस्तों, कांग्रेस के कर्नाटका के चाणक्य कहे जाने वाले डीके शिव कुमार, जो कि राहुल गांधी के बेहद नजदीकी हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए जबरदस्त मुसीबत खड़ी कर दी है। डीके शिव कुमार ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। कर्नाटका कांग्रेस के कई विधायकों ने दिल्ली जाकर के आला कमान से, कांग्रेस हाई कमान से सिद्धारमैया, जो कि मौजूदा कांग्रेस पार्टी से कर्नाटका सरकार के मुख्यमंत्री हैं, सिद्धारमैया के बारे में उन्होंने, कांग्रेस के विधायकों ने राहुल गांधी से, कांग्रेस हाईकमान से जम करके शिकायतें की और खबर आने लगी कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जो विधायक दिल्ली गए थे वो डीके शिव कुमार के पाले के बताए जा रहे हैं। और जैसे ही खबर सामने आती है वैसे ही कांग्रेस पार्टी डर के मारे कांप जाती हैं। आपने सही सुना, डर के मारे कांप जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के तहत मध्य प्रदेश में अपनी सरकार गंवा दी थी। आप जानते हैं कि बीजेपी से प्रभावित होकर के बीजेपी की ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश सरकार को गिरा दिया था। सिंधिया और कमलनाथ सिंह, जो मौजूदा एमपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सिंधिया और कमलनाथ सिंह की लड़ाई इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि कांग्रेस हाईकमान उसको संभाल नहीं पाई और सिंधिया ने 2/3 विधायकों को, कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खींच करके कांग्रेस से बीजेपी मिला करके विलय कर लिए थे और वहीं से कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से चली गई। इसी तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे के बहुत ही नज़दीकी खास एकनाथ शिंदे ने भी वही काम किया। 2/3 विधायकों को अपने पाले में ला करके खुद ओरिजिनल शिवसेना बन बैठी और चुनाव आयोग ने इसके कारण शिंदे ग्रुप की शिवसेना को ओरिजिनल शिवसेना मान ली और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हाथ से बाला साहब ठाकरे की शिवसेना भी चली गई और साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार भी चली गई। मित्रों, उस सरकार में महागाड़ी में कांग्रेस पार्टी भी महाराष्ट्र में भागीदार थी। मतलब 2 कांग्रेस की सरकारें ऑपरेशन लोटस ने ले ली थी। अब तीसरे की बारी आ चुकी थी। बारी थी डीके शिव कुमार की नाराजगी की और बीजेपी को कर्नाटका में पिछले विधानसभा चुनाव में 60 सीटें मिली थी और दोस्तों 25 सीटें मिली थी जेडीएस को। मतलब कांग्रेस के लिए खतरा बना हुआ है। 60 सीटें बीजेपी की, 25 सीटें जेडीएस की, मतलब 85 सीटें। मतलब 85 सीटों में दोस्तों 130 से अधिक सीटों के साथ सरकार बननी कंफर्म मानी जाती है। तो दोस्तों 115 सीटें भी दोस्तों सरकार बनाने के लिए पर्याप्त हैं। तो अगर डीके शिव कुमार 25-30 विधायकों की व्यवस्था कर लें, सरकार में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर 2/3 से कम विधायक अगर आते हैं तो दल बदल कानून लग जाएगा और वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों 135 सीटों की कांग्रेस वाली कर्नाटका सरकार में जो कांग्रेस रूल कर रही है, 135 सीटों में से 103 विधायकों को डीके शिव कुमार को लेकर के आना होगा, तभी दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। मतलब 135 विधायकों में से 103 विधायक अगर डीके शिव कुमार ला लेते हैं
तो दल बदल कानून नहीं लगेगा और कर्नाटका के मुख्यमंत्री बन जाएंगे डीके शिव कुमार। लेकिन डीके शिव कुमार ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे तो उन पर निर्भर करता है। लेकिन जिस डीके शिव कुमार की मित्रों हम बात कर रहे हैं, कर्नाटका सरकार में सबसे मजबूत चेहरा वही है। विधानसभा चुनाव में जब कर्नाटका में सरकार बनी कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लोगों ने ही कहा कि डीके शिव कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया और उन्हीं की सूझबूझ से, उन्हीं के सभी रणनीतियों से कांग्रेस की कर्नाटका में वापसी हो पाई। और दोस्तों, डीके शिव कुमार की नाराजगी की मुख्य वजह क्या है? कहा यह जा रहा है कि डीके शिव कुमार से राहुल गांधी ने वादा किया था कि 2.5 साल सिद्धारमैया को सीएम बने रहने दीजिए और 2.5 साल बाद मैं आपको सीएम बना दूंगा। 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार ने वही वादे को याद दिलाया कांग्रेस हाईकमान को और बात उठने लगी कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सिद्धारमैया मल्लिकार्जुन खड़गे के बहुत नज़दीकी हैं और जिस समुदाय से मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं उसी समुदाय से सिद्धारमैया भी आते हैं। दोनों के दोनों कर्नाटका के एक दलित समाज से आते हैं। मित्रों, वहीं पर डीके शिव कुमार एक सवर्ण वर्ग से आते हैं। डीके शिव कुमार की आस्था सनातन धर्म में है, जबकि सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे की आस्था सनातन धर्म में नहीं है। लगातार खड़गे के बेटे प्रियम खड़गे, जो कि सिद्धारमैया सरकार में मंत्री हैं, उनके द्वारा सनातन को लगातार अपशब्द कहे जाने से आरएसएस को बैन करने के कारण क्या कहीं डीके शिव कुमार का हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया? कई सवाल हैं। डीके शिव कुमार राहुल गांधी के काफी नजदीकी वफादार माने जाते थे और दोस्तों 1989 में 27 साल की उम्र में डीके शिव कुमार निर्दलीय चुनाव लड़कर के विधायक बनते हैं। उसके बाद से डीके शिव कुमार ने एक भी हार नहीं देखी। उसके बाद एक बड़ी चुनावों को डीके शिव कुमार ने बड़ी सहजता के साथ जीतते चले गए और कांग्रेस के काफी वफादार बने रहे। शुरुआती राजनीतिक करियर में दोस्तों उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन निर्दलीय होते हुए भी कांग्रेस का उन्हें साथ मिलता रहा। जब पिछले विधानसभा चुनाव में डीके शिव कुमार के हाथों में कमान थी तो कांग्रेस पार्टी ने राज्य में वापसी की। वापसी के बाद यह चर्चा रही कि डीके शिव कुमार ही कर्नाटका के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी परिवार के नजदीकी सिद्धारमैया पर ही कांग्रेस हाईकमान ने विश्वास दिखाया और खड़गे साहब भी सिद्धारमैया के पक्ष में ही थे, तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सवाल ये मित्रों है कि डीके शिव कुमार से जो किया गया वादा था, क्या कांग्रेस हाईकमान डीके शिव कुमार से किया गया वादा पूरा करेगी या नहीं करेगी? क्या डीके शिव कुमार, जो कि दोस्तों आज एक तस्वीर आती है, एक मीडिया का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और मीडिया के सामने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों एक ब्रेकफास्ट मिलते हैं। सिद्धारमैया के घर आते हैं डीके शिव कुमार सुबह सुबह और दोनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद दोस्तों दोनों ही मीडिया से रूबरू होते हैं। मीडिया से रूबरू होने के बाद सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने एक सुर में कहा कि वो हाई कमान की बात मानेंगे, वो उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। अब 2028 में कांग्रेस की वापसी कर्नाटका राज्य में कैसे हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीएस का हमें 28 में सामना कैसे करना है, हम उस पर बात कर रहे हैं। हमारा आपसे कोई विवाद नहीं है। लेकिन डीके शिव कुमार की बॉडी लैंग्वेज से ये साफ झलक रहा था सब कुछ सामान्य नहीं है। दोनों के बीच अभी भी मनमुटाव है और जो विवाद है अभी भी सुलझा नहीं है। क्या डीके शिव कुमार जो 1987 में पहली बार विधायक बनते हैं 27 वर्ष की उम्र में, उसके बाद एक से एक जीत उन्होंने दर्ज की। सातनूर से मित्रों पहली बार कर्नाटका से वो विधायक बनते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं महज 27 वर्ष की उम्र में। और दोस्तों उसके बाद से एक से बड़ी एक राजनीतिक यात्राएं करते रहे, कभी असफलता नहीं देखी। कांग्रेस से काफी वफादार माने जाने वाले डीके शिव कुमार क्या यहां पर अलगाववाद का रुख अपनाएंगे?
क्या यहाँ पर वो बगावती रुख अपना पाएंगे जिस कदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में अपनाया था? क्या सिंधिया के राह पर चलेंगे डीके शिव कुमार या अपनी मूल पार्टी में ही बने रहेंगे? लेकिन मित्रों, लगातार देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी इस समय देश में बहुत बड़ी मुश्किलों से जूझ रही है। अगर उस बीच कर्नाटक जैसा बड़ा राज्य कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी। क्योंकि दोस्तों, कर्नाटक एक बड़ा राज्य है जहां से एक बड़ा राजस्व कांग्रेस को में भी मिलता हो, क्योंकि दोस्तों सरकार अगर होगी तो चंदा भी मिलेगा, तो पार्टी फंड में कर्नाटका से एक बड़े मात्रा में चंदा तो आएगा ही, तभी तो सरकार सरवाइव करेगी। दोस्तों, चुनाव लड़ना कोई आम बात नहीं है। किसी भी राज्य के चुनाव में, केंद्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को काफी लंबा व्यय करना पड़ता होगा, और पार्टी फंड में उतने पैसे बचे हैं या नहीं बचे हैं, बड़ा सवाल होता है दोस्तों। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को भी, जो विधायक प्रत्याशी होते हैं उनका भी ख्याल रखती है, उनको भी सहयोग करती है और उनकी जीत के लिए हर संभव प्रयास करती है। लेकिन दोस्तों, अभी राइट नाउ कांग्रेस पार्टी महज सिर्फ 3 राज्यों में है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, जिसमें कर्नाटका सबसे बड़ा राज्य है। और अगर कर्नाटका कांग्रेस पार्टी के हाथ से चला गया तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। एक से बड़े एक हार देख रहे राहुल गांधी पर बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। बिहार चुनाव में राहुल गांधी को, कांग्रेस को जिस तरह दोस्तों करारी हार मिली है, वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर पर। राहुल गांधी लगातार राजनीतिक रूप से पिछड़ते चले जा रहे हैं। एक से बड़े एक हार उनको लगातार, उनकी पार्टी को लगातार कमजोर करती चली जा रही है। मित्रों, बिहार जैसा राज्य, जिस बिहार में इस बार सरकार आने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सरकार आनी छोड़िए, सरकार जितनी स्थिति में थी उससे भी पार्टियां नीचे आ गईं। तो दोस्तों, राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर राहुल गांधी लगातार अपने ही पार्टी में सवालिया निशान पर क्यों है? नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी आखिर अपने ही पार्टी के अंदर क्यों गिरते चले आ रहे हैं? दोस्तों, देखा जाए राहुल गांधी जब 2014 में चुनाव हारे तो उस समय कांग्रेस पार्टी का कैडर बहुत मजबूत था। दोस्तों, उस कैडर में सवर्ण जाति के लोग अधिक हुआ करते थे, लेकिन लगातार राहुल गांधी के जो सवर्ण मित्र थे, साथी दोस्तों थे, लगातार उन्हें राहुल गांधी से किनारा करने सही समझा, मतलब किनारा करने लगे। जितिन प्रसाद, सिंधिया, सचिन पायलट तो अभी फिलहाल है ही हैं, लेकिन दोस्तों एक से बड़े एक और कांग्रेस पार्टी के सबसे नजदीकी अहमद पटेल के अब बेटे भी उनसे दूरियां बनाने लगे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के अपने ही राजनीतिक सहयोगी उनसे दूरियां क्यों बना रहे हैं? और उनके सबसे खास सहयोगियों को दोस्तों बीजेपी ने बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया है। सिंधिया आज केंद्रीय मंत्री हैं और राहुल गांधी के दूसरे मित्र, जो पहनावा राहुल गांधी का हुआ करता था वही पहनावा सिंधिया का हुआ करता था, वही पहनावा जितिन प्रसाद का हुआ करता था, वही पहनावा सचिन पायलट का हुआ करता था। लेकिन मित्रों, ये तीनों चेहरे जिनका नाम मैं ले रहा हूं, सिंधिया, जितिन प्रसाद और सचिन पायलट, दोस्तों ये तीनों दोस्तों सवर्ण कैटेगरी से आते थे। सचिन पायलट का हमें डाउट दोस्तों है कि वो किस कैटेगरी से आते थे, लेकिन सिंधिया और जितिन प्रसाद दोस्तों एक राजपूत थे, एक ब्राह्मण चेहरे थे, लेकिन दोनों ने ही राहुल गांधी से दूरियां बना ली। दूरियां क्यों बनी? क्या राहुल गांधी का जो राजनीतिक एजेंडा है, जो जातिवाद की राजनीति राहुल गांधी दोस्तों कर रहे हैं, लगातार अपनी चुनावी सभाओं में वो विशेष जाति को टारगेट करते हैं, विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, सवर्णों को लगातार राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को लगता है कि हिंदुस्तान अभी भी 90 की दशक की राजनीति कर रहा है? क्या अभी भी जातिगत आधार पर सत्ता को पाना संभव है? जिस तरीके से दोस्तों जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन के बाद लगातार जातिगत आधार पर राजनीति बढ़ती चली गई, लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार
और मुलायम सिंह यादव। दोस्तों ये मित्रों 4 बड़े नाम हैं जिन्होंने जातिगत आधार पर राजनीति की और सफलता प्राप्त की, राज्य में सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन क्या दोस्तों, राहुल गांधी की सूझबूझ आज उनको जातिगत आधार पर क्या सफलता दिला पाएगी या नहीं? फिलहाल तो नहीं है दोस्तों। लगातार एक के बाद एक चुनावी जो सफर रहा है राहुल गांधी का, वो असफल ही रहा है। जनता अब जातिगत आधार पर वोट ना दे के दोस्तों वो परख रही है, समझ रही है और फायदे के नाम पर वोट दे रही है। और जब लोग नरेंद्र मोदी को और राहुल गांधी को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी बेटर हैं राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी लगातार राजनीतिक बात तो करते हैं लेकिन उसमें जातिवाद का जहर घुला रहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार विकास की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुओं को एक वोट मानते हैं, जबकि राहुल गांधी हिंदुओं में से सवर्णों को अलग करके उनके वोट को कुछ नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि हिंदुओं में से सवर्णों को हटा दो, ओबीसी दलित मिल जाए, मुस्लिम वोट हमारा है ही है।